नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। एक बहुत बड़ा विवाद देश के अलग अलग राज्यों से शुरू हो रहा है। जब से मदरसों को लेकर सर्वे कराने की बात की गई, पहले असम और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जितने भी अनऑथराइज इलीगल किस्म के अनरिकॉग्नाइज किस्म के मदरसा ऑपरेट कर रहे हैं, सरकारों ने एक पहल शुरू की है कि उसकी गिनती, उनकी फाइनेंसिंग, उसमें क्या पढ़ाया जाता है, कौन लोग पढ़ाने वाले हैं। और वो इसलिए क्योंकि असम में इस तरह के अनरिकॉग्नाइज मदरसे से आईएसआईएस, अल-कायदा, बांग्लादेश से ऑपरेट करने वाले जिहादी संगठनों के तार जुड़ते हुए मिल रहे हैं। मदरसा क्यों खतरनाक है? क्या मदरसे से देश के बंटवारे की शुरुआत होती है? आतंक का वो फैक्ट्री है? कई सारे सवाल, कई सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में कौंध रहा है। तो हमने सोचा कि पहले ये समझते हैं कि हिंदुस्तान में जो सबसे डिस्टर्ब्ड इलाका था, जहां जिहाद के नाम पे, इस्लाम के नाम पे देश को तोड़ने की कोशिश की गई, वो जगह जम्मू एंड कश्मीर थी। और वहाँ पे क्या मदरसे का कोई रोल था जिहाद को फैलाने में? मौलवी मौलानाओं का रोल था? ये जानने और समझने के लिए जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे को जो समझते हैं, जानते हैं, हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत कन्फ्यूज़न है मदरसे को लेकर के, तो एक उसका एक बैकग्राउंड, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हम इसे समझना चाहते हैं कि क्या वाकई कश्मीर के अंदर मौलवी मौलाना मदरसा, उन्होंने जिहाद, देश के बंटवारे, देश को तोड़ने के लिए कोई आग जलाई? क्या उनका कोई रोल उसमें रहा? कश्मीर में जो समस्या है उसके लिए ये 3M जिम्मेदार हैं। और 3M क्या है? मदरसा, मस्जिद और मौलवी। अब हम आते हैं कि मदरसा को इसको कैसे देखा जाए, क्या रोल है। मैं देखता हूं कि मदरसा एक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, एक बिल्डिंग है। लेकिन चाहे वो मस्जिद की बात करें या मदरसा की बात करें, मस्जिद और मदरसा एक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, एक बिल्डिंग है, एक जगह है। लेकिन सबसे जो खतरनाक इसमें कैरेक्टर है वो है मौलवी। तो बच्चे सब भगवान के स्वरूप होते हैं। इन छोटे छोटे बच्चों में मन एकदम साफ होता है, ईश्वर स्वरूप होते हैं। तो ऐसी क्या बात पढ़ाई जाती है कि ये मदरसा से निकल के जिहादी बनते हैं? ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या पढ़ाया जाता है कि तुम खास हो, तुम मुसलमान हो, तुम सबसे बेहतरीन धर्म के अनुयायी हो, तुम्हारे अलावा कोई जन्नत नहीं जाएगा, तुम कितना भी बुरा करो, लेकिन जो काम तुम कर रहे हो जिहाद का, वो अल्लाह के सर्विस में, अल्लाह के खिदमत में काम कर रहे हो, इसलिए तुम जन्नत जाओगे। नॉन मुस्लिम्स कितना भी अच्छा कर लें वो नरक भी जाएंगे, लेकिन तुम कुछ भी कर लो क्योंकि अल्लाह के सर्विस कर रहे हो तो तुम जन्नत जाओगे। हिंदू काफिर हैं और वाजिबे कत्ल करना तुम्हारा फ़र्ज बनता है। हिंदू को, काफिर को मारना तुम्हारा फ़र्ज बनता है। हिंदू मूर्ति पूजा करते हैं, वो गैर इस्लामी है। तुम्हारा फ़र्ज है कि तुम हिंदुओं को कन्वर्ट करो और या तो उनको इस्लाम धर्म कबूल करवाओ या उनकी हत्या करो। और यदि इस प्रयास में यदि तुमको झूठ भी बोलना पड़े तो वो माफ़ है, उसको तुमको सज़ा नहीं दी जाएगी। और जिहाद की सर्विस यदि कर रहे हो कश्मीर में तो वो सर्विस टू अल्लाह है। देखिए, ये जो कुरान वगैरह में जो बात करते हैं कि वहाँ तो ये था, रेगिस्तान था, तो रेगिस्तान में जो जो चीज़ नहीं था वही ये सपनों का सौदागर बन के मौलवी वो सपना बेचते हैं। और क्या कहते हैं? तुम जब मरोगे अल्लाह के सर्विस में तो जन्नत जाओगे। वहाँ 72 हूर मिलेगी, क्योंकि वहाँ तो पॉपुलेशन कम था, मेल टू फीमेल रेशियो कम था, तो वहाँ 72 हूर मिलेगी। एक दो नहीं, 72। और किस आधार पे ये 72 कैलकुलेट किया, मुझे अलजबरा समझ में नहीं आया। शहद की नदियाँ बहेगी, फुहारे होंगे और झरना होगा
और फल का बगीचा होगा। मतलब लोगों के ब्रेन को, बच्चों के ब्रेन को वॉश कर दिया जाता है, वहाँ पे इंडोक्ट्रिनेशन इतना करेक्ट हाई लेवल का है कि लोग मोटिवेटेड हो जाते हैं। फिर कहा जाता है तुम अल्लाह के वॉरियर हो, और इस तरह से ब्रेन वॉश करके एक सिंपल भोले मन को उसमें जहर और विष डाला जाता है। और जब वहाँ से वो मदरसा से निकलता है तो पूरी तरह से वो जिहादी बन के निकलता है। फिर उसको, उस बच्चे को कुछ नहीं सूझता। मुझे बताइए कि ये जो कश्मीर के अंदर में ये जो मदरसा जो चल रहे थे और जो तैयारी की जा रही थी, उसमें बहुत सारे इस्लामिक संगठन भी, क्योंकि ज़्यादातर जो कहानियाँ आती है जमात इस्लामी से ही, जो पाकिस्तान द्वारा वहाँ पे फंडेड, और सारा जो अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप्स क्रिएट करना, ये सारे लोग ये मदरसे से, मौलवी मौलानाओं के द्वारा इन सब तरह की चीज़ों से इंडोक्ट्रिनेशन करवा करके, लेकिन ये टेररिज्म जो अनलीज हुआ कश्मीर के अंदर में, वो उसकी वजह क्या थी? देखिए, इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। किसी भी चीज़ को अंजाम देने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत होती है। जैसे आर्मी की हम बात करें तो सेक्शन, प्लाटून, कंपनी, बटालियन, ब्रिगेड, डिवीज़न, कोर, आर्मी कमांड, आर्मी हेडक्वार्टर्स, ये स्ट्रक्चर है। एक सेक्शन में 10, प्लाटून में 25, तो ये स्ट्रक्चर है। इस तरह से आर्मी फाइट करती है, ऑर्गेनाइज होती है। तो आतंकवाद को यदि सफल बनाना है तो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। तो क्या स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर है पाकिस्तान, मान लो आका है। उसके बाद जो है उसके जो जिहादी भेजता है पाकिस्तान से, वो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं। उनकी ट्रेनिंग होती है, यहाँ से जाते हैं ये लोग, बाकायदा उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। मुजफ्फराबाद कोटली में ट्रेनिंग सेंटर है और 3 स्टेजेस में इनको ट्रेन किया जाता है। क्या क्या है वो स्ट्रक्चर, स्टेजेस? पहला ओरिएंटेशन दिया जाता है, उसके बाद उनका फिजिकल ट्रेनिंग दिया जाता है, और लास्ट स्टेज है उनका जो है वेपन ट्रेनिंग वगैरह, कि कैसे लड़ना है, कैसे मारना है, कैसे हथियार इस्तेमाल करना है, ये सब उनको ये 3 स्टेज ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये हम समझ सकते हैं कि जो पहला जो ट्रेनिंग का जो हिस्सा है वो ब्रेन वॉशिंग जो हो रहा है, वो कश्मीर के इस हिस्से में हो रहा है। करेक्ट। मदरसों में हो रहा है, मौलवी मौलाना कर रहे थे। और जब वेपन और फिजिकल ट्रेनिंग के लिए चाहिए तो उनको वहाँ भेज दिया जाता था। यही हुआ। यही। अब जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन गई तो अब SOP बनाओ, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि पूरा ये सिस्टम चलेगा कैसे और कैसे चलेगा। तो आतंकी को यहाँ एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान, तो यहाँ आपको स्लीपर सेल चाहिए, ऐसा घर चाहिए जहाँ वो रात को रिलैक्स करे, खाना खाए, दवाई, कैश, हथियार, एम्यूनिशन, ये सब सप्लाई हो। और ये जो जिहादी आते थे पाकिस्तान से, इतने गंदे हैं, मुझे बोलने में शर्म लगती है कि हमारे कश्मीर की बहनों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, माता के सामने दुर्व्यवहार करते थे, और ये लोग तमाशा देखते थे क्योंकि डर रहता था कि शूट कर देगा ये तो नहीं, और डर के मारे वो सपोर्ट करते थे, चुप रहते थे। ये हालत थी। तो ये स्लीपर सेल्स जो थे वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के एक और बिंदु हैं। फिर कुछ हैं जो टेरर फाइनेंसिंग करते हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में तो कैग था नहीं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का तो ऑडिट था ही नहीं। महबूबा जो अपने CM के डिस्क्रिशनरी फंड से 2 लाख रुपया अपने मदर के अकाउंट में देती है, डिस्ट्रेस अकाउंट से उस अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। जिसने इतना मलाई बनाया वो 2 लाख का मुख्यमंत्री का डिस्क्रिशनरी फंड। तो इसका मतलब कि सरकार का भी कुछ कुछ रोल रहा है एकदम। तो अभी और आता हूँ, अभी और कुछ बताता हूँ। फिर स्टोन पेल्टर्स कैसे ड्रॉप ऑफ हैट में पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। ऊपर से तो पत्थर गिरा नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई ट्रक वाला कहीं से लाया होगा, स्टोन कलेक्ट किया गया होगा, कहीं इकट्ठा रखा हो गया होगा, वहाँ से साइट तक ट्रांसपोर्ट किया गया होगा, वहाँ से बच्चों को सप्लाई किया गया होगा, और तब पत्थरबाजी हुई होगी। तो ये भी तो स्ट्रक्चर का हिस्सा है। राइट। उसके बाद जो जिहादीज़ को पाकिस्तान ISI भेजती थी, सब पैसे का खेल है। एक मेरे पास सोशल मीडिया में था कि एक आतंकी पकड़ा गया, तो उससे पूछता है कि कितने पैसे ISI नहीं दिए। बोला 30,000। मेरी माँ बीमार थी तो मुझे कहा गया तू जाके ये काम कर, तुम्हारी माँ के ट्रीटमेंट का खर्चा ये 30,000 पकड़ और खर्चा अपना ट्रीटमेंट करवा। तो इस तरह से लोग
30,000 में अपने माता पिता के लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। और ये जब जिहादी के रूप में आते हैं, क्योंकि वो तो रिजल्ट ओरिएंटेड है, राइट। तू काम कर तो पैसे और मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। और माँ को कोई मरते देखना नहीं चाहता तो डिलीवर करता है कुछ। तो इसका मतलब दो काम एक साथ हो गया, एक तो इस्लाम की भी सेवा हो गई एकदम। और पॉकेट भी आपका जो है भर गया, गर्म हो गया है। और फिर अल्लाह का सर्विस 72 हूर, फिर जन्नत और शहद की नदियाँ, ये सब प्ले शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जो है कश्मीर में अनलीश किया जाता है। और सब दूसरी बात जो आपने पूछा कि इसमें फिर सरकार का क्या रोल है। देखिए, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि भूतकाल में चाहे अब्दुल्ला फैमिली हो, चाहे मुफ्ती मोहम्मद का मतलब महबूबा का ये लोग जो हैं, ये पूरी तरह से पाकिस्तान के एजेंट के रूप में काम करते रहे हैं। पाकिस्तान ISI के इशारे पे नाचते रहे हैं। आपको याद होगा कितनी बार महबूबा बोलती है पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से बात करो। बिल्कुल कलेजा जला हुआ रहता है उनका। हाँ, पाकिस्तान से बात करो। अरे क्या बात करें, किससे बात करें? आर्मी चीफ से बात करें या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात करें? बात किससे करें और क्या बात करें? वो कहते हैं कश्मीर हमारा है, हम कहते हैं, और राइटली सो, हम कहते हैं कश्मीर हमारा है, POK भी हमारा है। POK भी हमारा। महाराजा हरि सिंह ने 27 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। उस समय तिब्बत इंक्लूडेड, POK इंक्लूडेड, गिलगित बल्टिस्तान इंक्लूडेड, ये सब महाराजा हरि सिंह का था। आप एक गांव के जमींदार हैं, आपने पूरा जमीन हमको लिख दिया तो हमारा हो गया ना। सही बात है। उसमें थर्ड पार्टी कहां से आ गया? तो ये जो सोच है कि नहीं आज़ाद हिंदू, ये कश्मीर को आज़ाद करो और पाकिस्तान का सपोर्ट लो, तो ये जो पाकिस्तान में जो मुख्यमंत्री लोग जो वहाँ सरकार में लोग रहे हैं, ये जो अपीजमेंट पॉलिसी करते रहे हैं और पाकिस्तान ISI के इशारे पे नाचते रहे हैं। और मुझे ताज्जुब नहीं है, ISI इनको फंडिंग करती होगी, मलाई मिलता होगा इनको। तो एक तरह से ये समझिए कि मदरसा मौलवी मौलानाओं ने ब्रेन वॉश किया, पाकिस्तान ने उसको समर्थन दिया, और ये जो इस्लाम के लिए लड़ने के लिए जो लोग निकले थे, वो देश विरोधी इंडिया को तोड़ने का जो है वो मुहिम वहाँ पे शुरुआत कर दी। वही नहीं, ये जो वहाँ की सरकार, चाहे वहाँ की राज्य की सरकार हो या केंद्रीय सरकार हो, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक। क्योंकि एक कम्युनिटी के पास वोट है तो उसको पूरा सिक्योर करने के लिए तुष्टीकरण करो। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि यासिन मलिक, जिसने 4 एयरफोर्स अफसर की हत्या की, उसका महिमा मंडन क्यों किया गया? उसको मनमोहन सिंह एज ए प्रधानमंत्री रेस कोर्स में बुलाया जाता है, उसको भोजन पे उसको गुलदस्ता दिया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है और उसके साथ फोटो खिंचाया जाता है, और टेलीविजन चैनल पे उसका इंटरव्यू चलता है। इंटरव्यू चलता है, जैसे कोई बहुत बड़ा लीडर आ गया। जो हत्यारा है, जिसको जेल में होना चाहिए, वो प्रधानमंत्री, हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव हेड हिंदुस्तान का, उसके साथ वो भोजन कर रहा है और उसको निमंत्रण पत्र गया कि आओ, और बुके दिया जा रहा है। इतनी तुष्टीकरण, फिर कैसे आप कहते हो कि कश्मीर को सुधारा जा सकता है? और इसका मतलब तो ये जब कह सकते हैं, एक सेकेंड और, जब रक्षक देश का भक्षक हो जाए तो कैसे स्थिति में सुधार आएगी? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट, पूरे देश का लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। जब प्रधानमंत्री इतना, जब आप यासिन मलिक को बुलाते, इसका मतलब आप सब जिहादियों उसको संदेश दे रहे हैं जो मर्जी करो, सरकार कुछ नहीं करेगी, तो स्थिति खराब हो गई। तो इसका मतलब ये समझे कि जिस तरीके से एक चीज़ पूरी तरीके से कश्मीर के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया, देश तोड़ने का एक वहाँ पे सेसेशनिस्ट मूवमेंट चालू हो गया, वहाँ तमाशा शुरू हो गया, क्या ये कह सकते हैं कि भाई इस तरह का थ्रेट जो कश्मीर में हमने देखा, अब जिस तरह से मदरसों का जो रूप नज़र आ रहा है, जिस तरह से PFI एक्टिव हो रही है, जिस तरह से जिहादी एलिमेंट, और जिस हिसाब से ISIS अलकायदा लगातार हिंदुस्तान को पेनिट्रेट करने की कोशिश में जुटे हुए, तो ये खतरा जो कुछ साल पहले कश्मीर में था, ये पूरे देश के लिए भी एक खतरा बन गया है। एकदम। पहले मैं कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में बोलूँगा, फिर पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बोलूँगा। 370 ने जितना कश्मीर को बर्बाद किया और हिंदुस्तान को बर्बाद किया, उसकी कोई इंतहा नहीं है। जब आप किसी को बोलते हैं कि तुम खास हो,
तो वो तो समझता है कि मैं तो खास हूँ, मैं तो बाकी राज्यों से अलग हूँ। जब हम लोग जूनियर थे और कश्मीर में लोग बहुत अफसर जाते थे, हम लोग जाते थे तो वहाँ के लोकल कश्मीरी कहते थे तुम हिंदुस्तान से आए हो। कानों को विश्वास नहीं होता था। लोकल कश्मीर के तुम हिंदुस्तान से आए हो, इसका मतलब वो लोग हिंदुस्तान को, हिंदुस्तानी अपने को समझते नहीं हैं। और इसका सिर्फ और सिर्फ कारण है 370 और 35 है। तो जब इस तरह की विचारधारा, इस तरह की सोच को जन्म देती है, जहां आप सोचते हो कि आप हिंदुस्तानी हो नहीं, तो यदि पाकिस्तान के प्रभाव में आके जिहाद करते हो, आप तिरंगा का अनादर करते हो, पाकिस्तान का बैट्समैन छक्का मारता है तो भी शीशा तो भी शीशा तोड़ते हो, और आउट होता है तो भी शीशा तोड़ते हो। ये तो 1947 से चल रहा है। तो दोनों कारण, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार और ये उनकी लोकल की वहाँ सोच, उनको कहा जा रहा है लोकल को, यूथ को, बेरोजगारी बहुत हो रही है। एक पत्थरबाज, आपको जान के छोटे बच्चे जो पत्थरबाज होते हैं उनको 500 रुपया दिया जाता है एक दिन का, एक दिन में। और उससे जो बड़ा थोड़ा है 16-18 साल का, उसको 1000। जो प्रोफेशनल पत्थरबाज है उसका 2000। ये रेट है। और इस रेट में लोग काम करने के तैयार हैं, क्योंकि फ्री है, कोई काम नहीं है। कारपेंट इंडस्ट्री खत्म, एप्पल इंडस्ट्री खत्म, टूरिज्म इंडस्ट्री खत्म, जॉब है नहीं, बस पत्थर फेंको, पैसा कमाओ, रोटी तो देना पेरेंट्स को। तो ये परिस्थिति जो है गंभीर परिस्थिति है। अब सवाल यह है कि अब इसका यदि कैनवास हम थोड़ा व्यापक करें और देश के संदर्भ में सोचें, तो मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह से हिंदुस्तान की शांति को बहुत बड़ा खतरा है। ये मदरसा में मौलवी लोग बच्चों को जो मन है, माइंड है, उसको पूरी तरह से पॉइजन करते हैं। और जैसे कहा जाता है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। जब बबूल का पेड़ का आप रोपण कर रहे हो तो आम कहाँ से होगा। तो जिस यंग माइंड में आप घृणा पैदा कर रहे हो, जिहाद का सोच डाल रहे हो, मरने मारने की बात कर रहे हो, 72 हुर की बात कर रहे हो, नॉन मुस्लिम्स को झूठ बोल के, फरेब करके, जिहाद करके जो भी करते हो वो माफ़ है, और तुमको लड़ना है, तुम अल्लाह के वारियर हो, जब ये सोच के साथ वो बाहर आता है मदरसा के साथ, तो वो तो बहुत खतरनाक हो जाता है। फिर उसको मरने का डर नहीं होता है, और जिसको मरने का डर नहीं होता है वो कुछ भी कर सकता है। मोटिवेशन लेवल इतना हाई हो जाता है इन लोगों का कि कुछ भी कर सकता है। उसके बाद ये जो पूरे देश में इस तरह से जो माहौल बना है, तो ये तो देश के लिए भी खतरा है। बहुत खतरा। मैं बताता हूँ खतरा कैसे है। ये जितने मौलवीज हैं और मदरसा मस्जिद हैं, इस पर एक सुपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि इन लोगों, सब लोगों का, मदरसा का, मस्जिदों का, मौलवियों का अलकायदा के साथ कहाँ कहाँ कनेक्शन है, ISI खुरासान के साथ कहाँ कहाँ कनेक्शन है, किसको किसको ISI से फंडिंग मिलता है, ये PFI के साथ इनका क्या कनेक्शन है, जाकिर नाइक के साथ इनका क्या कनेक्शन है, और ये सीक्रेटली पाकिस्तान के एजेंट के रूप में कैसे काम कर रहे हैं। ये सब पे इंक्वायरी बैठनी चाहिए। इन हमारी इंटेलिजेंस सोर्सेज के माध्यम से इनपुट होना चाहिए सरकार के पास। और ऐसे ऐसे जो मदरसा हैं और मस्जिद हैं और मौलवी हैं, उन पे सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। मुझे तो ताज्जुब लगता है कि इन मौलवियों को हम सरकार तनख्वाह देती है जो राजद्रोह करते हैं। इसका मतलब है इनकम टैक्स का पैसा हम उन तत्वों को दे रहे हैं जो कि राजद्रोह करते हैं, और उसके लिए उनको तनख्वाह दी जाती है। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो गया। एकदम, इन ए वे यस, इन ए वे यस। स्टेट स्पॉन्सर्ड मतलब, मैं इतने ब्लंट शब्दों में आप बोल सकते हो, मैं थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करूंगा, बट ये बहुत भयानक स्थिति है। और इसलिए जब सर्वे की बात हो रही है तो कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है। ऑब्वियसली सर्वे होगा तो खंगार आ जाएगा, तो बाहर निकलेगी सत्य, तो इनको ये अनकंफर्टेबल होंगे, क्योंकि ये तो गदर कर ही रहे, इनको पता है सब कुछ। भाई हवाला के माध्यम से इतना इतना फंडिंग आता है। आप ये बताओ कि शुक्रवार के शुक्रवार, चाहे उत्तर प्रदेश हो कहीं पे हो, मस्जिद का न्यूसेंस मैं समझाता हूँ, और मौलवियों का, शुक्रवार को जो ही मस्जिद में जाते हैं नमाज के लिए, निकलते ही क्यों पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। ऐसा क्या हुआ? बृहस्पतिवार को क्यों नहीं होती है? बुधवार को क्यों नहीं होता है? ऐसा क्या होता है कि ये मस्जिद से निकलते ही 10-15 मिनट में शुरू? इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा इंजेक्शन दिया गया होगा फैटल विष का,
कि बाहर निकलते ये तांडव नृत्य करना शुरू। तो ये मुझे बताइए, क्या आप ये मानते हैं कि इस तरह का जो एलिमेंट है, जो मुस्लिम वर्ग में इस तरह का जो कट्टरपंथ को आगे बढ़ा रहे हैं, आर दे अ थ्रेट टू इंडिया? एकदम एकदम दे थ्रेट टू इंडिया। देखिए, थ्रेट टू इंडिया, ये सब खेल है जो है वो है सोच का। सोच से एक आदमी ब्राह्मण हो जाता है, सोच से एक आदमी क्षत्रिय हो जाता है, सोच से और व्यवहार से और चरित्र और व्यक्तित्व से एक आदमी कुछ दूसरा कैटेगरी में आ जाता है। सब खेल है सोच का। ये सोच का ही तो खेल है कि आर्मी में एक कमांडिंग अफसर के हुक्म से या कंपनी कमांडर के हुक्म से जब पता है कि मौत हमारा आलिंगन करने के लिए काल तैयार है और धावा कर होता है जय माँ काली, जो वॉर क्राई है, अलग बटालियन का अलग अलग है, जय माँ दुर्गे, जय माँ काली, जय गरुड़, सब अपना अपना वॉर क्राई है करके लोग चढ़ जाते हैं, जानते हुए कि जो बुलेट बना हुआ हम मारेगा, मैं गया, डरते नहीं। ये सोच है। तो जब इनकी मुसलमानों का सोच है कि धर्म प्रधान है, राष्ट्र नहीं, समस्या यहाँ से शुरू होती है। मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। इनकी जो ये सोच है ना, बहुत गंभीर है। इसका नतीजा हम लोग भुगत रहे हैं। धर्म प्रधान है, राष्ट्र नहीं। उदाहरण दूंगा, क्यों? जब हमीद अंसारी ईरान में एम्बेसडर था और हमारे राष्ट्र के तरफ, हमारे देश के तरफ उन्हें राष्ट्रद्रोह किया, क्यों? क्योंकि ईरान मुस्लिम कंट्री है। आप मुस्लिम हो, मुस्लिम कंट्री को आप मदद करने के लिए हमारे तमाम एजेंसियों को जो आपने हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को आपने एक्सपोज कर दिया। कर। इसका मतलब क्या है? धर्म प्रधान है, राष्ट्र नहीं। जिस अंसारी को इतना दिया गया वो इस तरह से राजद्रोह करता है। और दूसरा, इनकी कैलिफेट की सोच कि पूरे विश्व में मुसलमानों का राज होना चाहिए। गजवाए हिंद की सोच कि गजवाए का वक्त होता बैटल ऑफ हिंद, मतलब हिंदुस्तान में मुसलमान का राज्य होना चाहिए। और इसमें 3M, मौलवी, मस्जिद, मदरसा का रोल तो मैंने बता ही दिया। अब इस प्रयास में कि हिंदुस्तान में गजवाई हिंद होना चाहिए, उसमें ये बहुत षड्यंत्र के साथ ये गेम खेल रहे हैं, जिसको पता नहीं हम लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, जिस स्तर पे समझना चाहिए। ये बिना बुलेट चलाए, एक गोली चलाए, ये सत्ता को कैप्चर करने के रास्ते पे बहुत तेज रफ्तार से मूव कर रहे हैं। तो PFI का जो एक डॉक्यूमेंट आया है बाहर 2047, वो क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जनसंख्या बढ़ाओ, अपने वोट्स की संख्या बढ़ाओ और दिल्ली के सत्ता पे कैप्चर करो। और तब गजवाई हिंद हो गया। बुलेट फायर नहीं किया, शांतिपूर्ण प्रजातांत्रिक तरीके से सत्ता आपसे छीन लिया। और पहले लोग कहते भी कि लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। और इसी परिप्रेक्ष्य में 4 बीवी 44 बच्चे का खेल खेला जाता है। और जब इनको बोला जाता है कि आपके इतने बच्चे प्रोड्यूस करते हो तो इकोनॉमी, भारतीय इकोनॉमी पे ड्रेन है और कष्ट है, तो ये बोलते हैं तो अल्लाह की देन है। अरे भाई, अल्लाह की देन है तो अल्लाह से नौकरी मांगो ना, खाना मुंशी से मांगो, मोदी जी से क्यों मांगते हो? भाई, जो जिसकी देन है, आपने मुझे कुछ दिया तो मैं आप ही से मांगूंगा ना, तो मांगो ना। मोदी जी से नौकरी क्यों मांगते हो कि ये नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, वैसे नहीं, वैसे नहीं, क्यों? उसके बाद ये लोग जो हैं, क्योंकि इनको ब्रेन वॉश कर दिया गया ना, धर्म प्रधान है, तो ये पाकिस्तान के बिहाफ पे जासूसी करते हैं और पाकिस्तान को मदद करते हैं। 65 वॉर में आजम खान ने, हमारे इतना बड़ा मिलिट्री कॉन्वॉय जा रहा था, ये आजम खान समाजवादी पार्टी वाले लीडर, यस 18 साल का था, मुझे कहा जाता 18 साल का था, चलो 18 साल +- 3 ईयर्स। इसने रोड खोद कर दिया और 8 घंटे तक हमारा मिलिट्री कॉन्वॉय रुक गया कि ताकि वो पाकिस्तान बॉर्डर तक ना जा सके, टाइम से न पहुंचे। माय गॉड। और कुछ नहीं हुआ उसको। इतना सबूत, मिलिट्री कॉन्वॉय को रोक दिया, राजद्रोह, इससे बड़ा राजद्रोह क्या हो सकता है? कुछ नहीं हुआ उसका। कानून नहीं है हमारे पास राजद्रोह साबित करने के लिए। है, थोड़ा सा और रीडिफाइन करने की जरूरत है कि क्या है वो। उसके बाद ये फोर्स्ड कन्वर्शन, 4 बीबी 44 बच्चे तो हो गए, कुछ एक्स्ट्रा बच्चों को भी अपने पास खींचो, धर्म परिवर्तन करो, लव जिहाद। अभी देखिए कितना सोशल बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि लड़की ने नहीं फोन उठाया, मर्डर कर दिया। क्यों भाई? ये लड़की की मर्जी है, तुमसे बात करे या ना करे। उसके बाद इनकी ये सोच कि पूरा विश्व में मुसलमान का राज होना चाहिए। अभी मुझे पता चल रहा है कि 2-3 देश ऐसे हैं जो इस्लाम को बैन कर रहे हैं।
कुंभकर्ण तो 6 महीना सोता था, हम लोग मेरा ख्याल है 1947 से अभी तक सो रहे हैं, सो ही रहे हैं, सो रहे हैं। और एक दिन जब नींद खुलेगी तब तक इट विल बी टू लेट। और जो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, 2 भविष्यवाणी कर रहा हूँ, स्थिति 1990 का होगा जो कश्मीर में हुआ था पूरे देश में। बैटल रीडिंग 1, बैटल रीडिंग 2, ये देश यदि नहीं संभाला गया अभी और काउंटर मूव्स और पूरी तरह से देश को सुरक्षित नहीं किया गया, ये देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। 15 से 25 साल के अंदर इस देश में गृह युद्ध होगा यदि करेक्टिव मेजर्स नहीं निकाल जाएंगे। उसके बाद इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है अल वला वल बरा, एक कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट को मैं डिकोडिफाई करता हूँ। अल वल्लाह वल बरा का मतलब होता है कि हमारा वफादारी एज ए मुसलमान, तुम्हारा वफादारी है मुस्लिम के साथ, और नॉन मुस्लिम के साथ तुम्हारा हक है हेट्रेड, घृणा करना। ये इनको बताया जाता है। हम लोग सैनिक स्कूल में थे तो हम लोग को जो सिखाया गया भारत माता की सेवा, मिलिट्री डिसिप्लिन, ये वो अभी तक खून में है। धर्म जाति से ऊपर उठ के। और जब तक हम अफसर नहीं बने थे तुमको पता ही नहीं था कि मेरा कौन दोस्त कौन कास्ट का है। सही बात है। तो क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग वैसे रही है। लेकिन अब छोटे बच्चों को बोल दोगे अल वला वल बरा तो निकलेगा उसी तरह से तलवार लेके। तो इसका मतलब है कि ये थ्रेट परसेप्शन हिंदुस्तान के सामने है। सरकार को कुछ न कुछ इसमें करना चाहिए। एकदम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी ही डिटेल से बताया कि किस तरीके से मदरसा, मौलवी, मौलाना, ये 3M जो कश्मीर में एक कैटलिस्ट की तरह उन्होंने काम किया, पाकिस्तान, ISI और तमाम जिहादी संगठनों को फलने फूलने और उसको नर्चर करने के साथ साथ देश में एक देश को तोड़ने, एक सेसेशनिस्ट मूवमेंट चलाने में ये मदरसों का रोल सामने आया। मैं 30 सेकंड में एक और बात कहूँगा, वो ये है 3M की तो मैंने बात कर दी। 3M 4M प्लस 1G, वो मौलवी, मस्जिद, मदरसा तो हो गया, मदर, मीडिया 5M, मीडिया प्लस 1G गवर्नमेंट। ये मदर और मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। ये मदर जो जीजाबाई शिवाजी को शिवाजी बना दी, हमारी मुस्लिम महिलाएं जो माएँ हैं और बहनें हैं, यदि वो अपने भाइयों को और बेटों को शिवाजी बनाएं तो कष्ट कहाँ होगा। आप अब्दुल कलाम बनाइए, आप शिवाजी बनाइए, तो ये प्रकृति का इस देश पे बहुत बड़ा आशीर्वाद है। वेदर, क्लाइमेट, फल फूल, जमीन, सब कुछ बढ़िया है। ये जो विष डाला जा रहा है ये हिंदुस्तान को बर्बाद करेगा। तो 5M प्लस 1G, G इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यदि तुष्टीकरण की राजनीति से हटे, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, तब सुधार आएगा। जब तक ये जो है कैप्चरिंग पावर विदाउट बुलेट का गेम खेलते रहेंगे तब तक हम कष्ट में हैं। जब तक ये देखेंगे ये मेरा 16% वोट इंटैक्ट होना चाहिए, कष्ट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।